बच्चों नमस्कार। आज हम द्विवेदी युग के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हमने भारतेंदु युग के विषय में अध्ययन किया था। तो आधुनिक काल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है द्विवेदी युग। सभी जानते होंगे द्विवेदी युग बहुत अल्प नहीं है, इसके विषय में पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन हम तीव्रता के साथ इसी वीडियो में द्विवेदी युग के विषय में जो प्रमुख तथ्य होंगे अध्ययन कर लेंगे। आइए देखते हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का जो दूसरा नाम है वो है जागरण सुधार काल। ध्यान रखना है हमको कि द्विवेदी युग को हम जागरण सुधार काल के नाम से भी जानते हैं। और जो द्विवेदी युग की समय सीमा मानी जाती है वो सन 1900 ईस्वी से सन 1918 ईस्वी तक मानी जाती है। यदि इस समय सीमा को हम सन में जानना चाहें तो हमें 1900 ये सन है, इसको संवत में जानना चाहें तो 1900 में हमें 57 ऐड कर देना होगा, तभी जाकर के सन में ज्ञात हो जाएगा, संवत में ज्ञात हो जाएगा। तो सन से संवत बनाने के लिए हमें 57 जोड़ देना होता है। द्विवेदी युग के विषय में बताया गया कि हिंदी कविता को श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता, इसके पूर्व श्रृंगार परक रचनाएं होती थी, लेकिन द्विवेदी युग जब प्रारंभ हुआ 19वीं शताब्दी के प्रथम 2 दशक में, श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता, जड़ता से प्रगति और रूढ़ से स्वच्छंदता के द्वार पर खड़ा करने वाला युग द्विवेदी युग है। कहा गया है कि श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता, जड़ता से प्रगति और रूढ़ से स्वच्छंदता के द्वार पर खड़ा करने वाला युग द्विवेदी युग है। इस काल खंड के पथ प्रदर्शक, विचारक और सर्व स्वीकृति आचार्य, यहाँ आप कर लीजिएगा, महावीर प्रसाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से इस काल को द्विवेदी युग कहा गया। अगर पूछा जाए किसके नाम से इसको द्विवेदी युग कहा गया तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से इसे द्विवेदी युग कहा गया। द्विवेदी युग का जो प्रारंभ माना जाता है, ये माना जाता है सरस्वती पत्रिका के संपादन के समय से। सरस्वती पत्रिका जिसके प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास जी थे और इन्होंने इसका संपादन 1900 ईस्वी में किया था। श्याम सुंदर दास जी ने। आइए हम आगे चलते हैं कि द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि हैं उनके विषय में जान लेते हैं। इसके बाद हम उनके रचनाओं के विषय में जानेंगे, फिर गद्य लेखों के विषय में जानेंगे। द्विवेदी युग में सर्वाधिक प्रसिद्ध मैत्री शरण गुप्त जी हैं काव्य के लेखन में। इन्हें हम हिंदी का प्रथम राष्ट्र कवि भी कहते हैं। गोपाल शरण सिंह, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, नाथूराम शर्मा शंकर, श्रीधर पाठक, जगन्नाथ रत्नाकर और सत्यनारायण कविरत्न जी। यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज हम आपको बता दें कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, नाथूराम शर्मा शंकर, श्रीधर पाठक, ये 3 लोग जो थे द्विवेदी युग में भी ब्रज भाषा में रचना करते थे। ब्रज भाषा में रचना करते थे। और जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न, इन लोगों ने भी ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में रचनाएं की है। तो पूछा जाए अगर द्विवेदी युग के प्रसिद्ध 2 कवियों के नाम लिखिए जिन्होंने ब्रज भाषा में भी रचना की, तो आप इनमें से किसी 2 का नाम लिख सकते हैं। आगे हम चलते हैं, हम अध्ययन करेंगे द्विवेदी कालीन कविता की जो प्रमुख प्रवृत्तियां थी उसके विषय में। तो द्विवेदी कालीन कविता की जो प्रमुख प्रवृत्तियां थी उसमें सबसे पहली प्रवृत्ति है
राष्ट्रीयता, सबसे जो प्रमुख पवित्र थी वो है राष्ट्रीयता। कहा जाता है कि बढ़ती हुई राजनीतिक जो चेतना थी तथा सांस्कृतिक उत्थान के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयता द्विवेदी युग की प्रधान भावधारा थी और उस समय के कविताओं को जो स्वर मिला वह स्वर मुख्य रूप से राष्ट्रीयता का था। आगे हम दूसरे जो है विशेषता की ओर बढ़ते हैं। दूसरी विशेषता इसकी थी सामान्य मानवता। सामान्य मानवता कहा जाता है कि इसके पूर्व अर्थात द्विवेदी युग के पहले का जो समय था उनमें जो रचनाएं हुई उसमें ईश्वर के अवतार, राजा, सामंत और योद्धाओं के ऊपर ज्यादातर रचनाएं हुई। उसमें नायक नायिका के ऊपर ज्यादातर रचनाएं हुई। लेकिन इस काल में अर्थात द्विवेदी युग में जो रचनाएं मिली या जिनको स्थान मिला तो वह किसान दुख से, परिस्थिति से और मानव के ऊपर निर्मित ज्यादातर रचनाएं हुई, जिसमें से हम ये जानना चाहें कि मैत्रेय गुप्त जी की जो रचना किसान है, सियाराम शरण गुप्त जी की रचना अनाथ है आदि प्रमुख रूप से इस युग में दिखाई पड़ी। तीसरा जो विशेषता है, प्रवृत्ति है, वो है नीति और आदर्श। नीति और आदर्श। द्विवेदी युगीन काव्य आदर्शवादी और नीति परक थे। कहा गया है कि इनमें जितने भी आदर्श से युक्त रचनाएं हैं प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हुई, जैसे कि प्रिय प्रवास, साकेत, रंग में भंग और मिलन, गांधी गौरव, जयदत्त प्रद, ये सब आदर्श और नीति पर आधारित काव्य रचनाएं हैं। इसके अलावा हम अगली विशेषता की ओर चलते हैं। अगली विशेषता जो है वो है सभी काव्य रूपों का प्रयोग। हम लिखे सभी काव्य रूपों का प्रयोग। कहा गया कि द्विवेदी युग के काव्यों में आप प्रचलित प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, प्रगीति आदि रूपों को आपको देखने को मिल जाएगा। कहा जाता है कि कथा का आश्रय लेकर काव्य रचना कवियों को अधिक सुगम प्रतीत हुई और इसलिए इस काल में भी सभी काव्य रूपों का बढ़ चढ़ करके प्रयोग किया गया। अगली जो विशेषता है वो है भाषा परिवर्तन, और बहुत ही प्रमुख ये विशेषता है क्योंकि द्विवेदी युग की जो काव्य की प्रमुख भाषा थी वह खड़ी बोली थी। इसके पूर्व जो भाषा थी वो अवधी और ब्रज भाषा का खूब प्रचलन था, लेकिन द्विवेदी युग में मुख्य भाषा ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का खूब प्रयोग किया गया। तो द्विवेदी युग की ये प्रमुख प्रवृत्तियां हुई, जिसमें पहला है राष्ट्रीयता, दूसरा है सामान्य मानवता, तीसरा है नीति और आदर्श, चौथा है सभी काव्य रूपों का प्रयोग और पांचवा है भाषा परिवर्तन। अब हम द्विवेदी युग के प्रमुख जो कवि हैं उनके विषय में अध्ययन करते हैं, उनके विषय में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कवियों में नाम लेना चाहेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ही। हम एक एक कवियों के विषय में अध्ययन करेंगे। आज सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के विषय में। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। और जहां तक ये कहा जाए कि बहुत ही अल्प थोड़ा थोड़ा करके सभी के विषय में जानकारी अर्जित कर ली जाए, क्योंकि बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1864 ईस्वी में।
यहाँ हम लिख दे रहे हैं जन्म 1864 ईस्वी में हुआ था। स्थान था दौलतपुर, रायबरेली, उत्तर प्रदेश में। और जो उनकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1938 ईस्वी में। हम इनकी रचनाओं पर आ जाते हैं। इन्होंने कुल मिलाकर के 80 काव्य रचनाएं की हैं। 80 काव्य रचना इनके द्वारा की गई है, जिसमें प्रमुख रूप से है, यहाँ नीचे हम लिख दे रहे हैं, काव्य मंजूषा, सुमन, काव्य कुंज, अबला बिलाप, कविता कलाप, आदि। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना हुई। इन्होंने कुल मिलाकर 80 काव्य रचना की है, जिसमें काव्य मंजूषा, सुमन, काव्य कुंज, अबला बिलाप, कविता कलाप आदि प्रमुख हैं। हम चलते हैं अगले कवि की ओर। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के विषय में पढ़ लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इन्हें द्विवेदी युग में खड़ी बोली का सम्राट कहा जाता है, कवि सम्राट। अगर कहा जाए आधुनिक युग के कवि सम्राट कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ये द्विवेदी युग में खड़ी बोली के जनक भी माने जाते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रह चुके हैं। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रह चुके हैं। इन्हें हम कवि सम्राट भी कहते हैं। यहाँ हम लिख दे रहे हैं, कवि सम्राट के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगर इनके जन्म की विषय में बात करें तो इनका जन्म 1864 ईस्वी में ही हुआ था, निजामाबाद आजमगढ़ में। और ये प्रश्न पिछली बार पूछा भी गया था, निजामाबाद आजमगढ़ में। और मृत्यु इनकी 1947 में हुई थी, जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 ईस्वी में। हम इनकी रचनाओं के विषय में पढ़ते हैं। सबसे प्रसिद्ध रचना इनकी जो है वो हम लिख दे रहे हैं, प्रिय प्रवास। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। प्रिय प्रवास का जो पूर्व नाम था, अगर देखा जाए इसके पहले पूर्व प्रिय प्रवास को क्या कहा जाता था, तो वो था वज्रांगना बिलाप। वज्रांगना बिलाप ये प्रिय प्रवास का पूर्व नाम था। प्रिय प्रवास इन्होंने 1914 ईस्वी में लिखा था। प्रिय प्रवास की रचना 1914 ईस्वी में हुई। और प्रिय प्रवास पर ही इन्हें एक पुरस्कार मिला हुआ है हिंदी का, मंगला प्रसाद पारितोषिक। मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रिय प्रवास रचना पर इन्हें प्राप्त हुआ है। और प्रिय प्रवास जो है यह खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। प्रिय प्रवास द्विवेदी युग में लिखा गया है, द्विवेदी युग का महाकाव्य है, या खड़ी बोली में लिखा गया है।
यह 1914 ईस्वी में लिखा गया और इस पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है और इसका पूर्व नाम जो था वो था वज्रांगना विलाप। इसके बाद इनकी एक और महाकाव्य रचना है, इसका नाम है वैदेही बनवास। ये पहला रचना हो गई इनकी, दूसरी बनवास। यह रचना इनके द्वारा 1940 ईस्वी में लिखी गई। और जो प्रसिद्ध रचना है इसमें है पद्य प्रसून चोखे चौपदे चुभते चौपदे और रस कलश रस कलश के विषय में जान लीजिएगा। रस कलश इनके द्वारा लिखा गया रचना ब्रज भाषा में है। अगर पूछा जाए कि हरियोध जी की कौन सी रचना ब्रज भाषा में लिखी गई है तो रस कलश है। हरियोध जी द्वारा लिखा गया महाकाव्य है प्रिय प्रवास और वैदेही बनवास। हम चलते हैं अगले कवि की ओर। अगले कवि में हम लेते हैं मैथिली शरण गुप्त जी को। मैथिली शरण गुप्त। मैथिली गुप्त जी को हिंदी का प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है। हिंदी का प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है। और इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हम यहाँ लिख दें, ये हुआ था 1886 ईस्वी उत्तर प्रदेश के चिरगांव झांसी जिला उत्तर प्रदेश। और मृत्यु जो इनकी हुई थी ये हुई थी 1964 ईस्वी में। जो इनकी प्रथम रचना थी, प्रथम काव्य रचना, मैथिली शरण गुप्त जी की जो प्रथम काव्य रचना थी वो थी रंग में भंग। काव्य रचना रंग में भंग थी और यह मैथिली शरण गुप्त के द्वारा 1909 ईस्वी में लिखा गया था। और आगे हम चले, इनके द्वारा जो सबसे प्रसिद्ध रचना लिखी गई है जिसका नाम है साकेत। इसे आधुनिक युग का रामचरितमानस कहा जाता है। साकेत का जो अर्थ होता है, साकेत का अर्थ अयोध्या होता है। यह रचना इनके द्वारा 1931 ईस्वी में लिखी गई। इसे आधुनिक युग का दूसरा रामचरितमानस कहा जाता है। इसमें के नायक और नायिका भी राम और सीता ही हैं। इसके अलावा इन्होंने बहुत से खंड काव्य लिखे हैं, जिसमें से जय द्रथ बध खंड काव्य है। इसको इन्होंने लिखा 1910 ईस्वी में। किसान भारत भारती एक रचना इनकी है, किसान। एक है भारत भारती, सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना इनकी है भारत भारती, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। यह भारत भारती इन्होंने लिखा था 1912 ईस्वी में। और आपके पाठ्य पुस्तक में मिल जाएगी। इनकी एक रचना है पंचवटी। पंचवटी इन्होंने 1925 ईस्वी में लिखा था।
इनकी एक प्रसिद्ध रचना है झंकार, यशोधरा। यशोधरा रचना इनके द्वारा लिखा गया खंड काव्य है 1932 ईस्वी में, और द्वापर 1936 ईस्वी में इनके द्वारा लिखा गया काव्य है। अब हम अगले कवि की ओर बढ़ते हैं। अगला कवि हम यहाँ पर लिख दें, जो कि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। राम नरेश त्रिपाठी। इनके महेश्वर गुप्त के विषय में एक बात और प्रचलित है, मैं यहाँ लिख दे रहे हैं। इन्हें हर गीतिका, जो कि एक छंद विधा है, हर गीतिका का बादशाह कहा जाता था। हर गीतिका का बादशाह कहा जाता था। और इन्होंने 2 महाकाव्य और 19 खंड काव्य लिखा था। यहाँ हम लिख दें इनके विषय में, इन्होंने 2 महाकाव्य और 19 खंड काव्य की रचना की थी। राम नरेश त्रिपाठी जी की जो है 4 सबसे प्रमुख रचना है, और इनका जन्म हुआ था, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ। इनका जन्म 1881 ईस्वी में हुआ था। कोयरीपुर गांव का नाम था कोयरीपुर, जो कि जौनपुर जिले में था। जौनपुर, उत्तर प्रदेश। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं थी, काव्य रचना, उन काव्य रचनाओं में मिलन रचना, जो कि इनके द्वारा 1917 ईस्वी में लिखा गया था। दूसरी पथिक, (1920) में। मानसी 1927 में। और स्वप्न 1929 में। ये इनकी 4 सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य रचना है, जिसमें मिलन 1917 में इन्होंने लिखा, पथिक 1920 में, मानसी 1927 में, और स्वप्न को इन्होंने 1929 ईस्वी में लिखा। राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म 1881 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कोयरी नामक गांव में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1962 ईस्वी में। इसी के साथ हम अगले कवि की ओर चलते हैं। अगले जो कवि के रूप में हम पढ़ लें जगन्नाथ रत्नाकर जी को। इनकी भी बहुत कम रचनाएं हैं, और जो कि प्रसिद्ध रचनाएं भी हैं। जगन्नाथ रत्नाकर, इनका जन्म हुआ था वो 1866 ईस्वी में हुआ था, काशी में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1932 ईस्वी में हुई थी। और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है, अब जल्दी से वीडियो समाप्त करना है, थोड़ा जल्दी जल्दी बता दें। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है, उद्धव शतक 1921 ईस्वी, गंगावतरण 1927 ईस्वी, और श्रृंगार लहरी। और बहुत से राइटर हैं जिनके विषय में हमको बताना है, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम अगले वीडियो में आपको अन्य के विषय में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर हम श्रीधर पाठक के विषय में थोड़ा सा बता दें आपको। श्रीधर पाठक की जो सबसे प्रसिद्ध रचना थी वो कश्मीर सुषमा थी, ब्रज भाषा में लिखा गया था। इनका जन्म
1959 ईस्वी में और मृत्यु 1928 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म जो हुआ था वो आगरा में हुआ था। आगरा जिले के जोंधरी गांव, इनका नाम था जोंधरी गांव में हुआ था। और इनकी जो हमने बताया कि सबसे प्रसिद्ध जो रचना थी वो थी कश्मीर सुषमा, जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। इसके अलावा भारत प्रशंसा, भारत उत्थान आदि रचनाएं इनकी हैं। और अगले वीडियो में हम आगे के जो भी बचे हुए हैं चीजें उनको हम बताएंगे। आप इसे अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा और वीडियो दूसरे लोगों को मिलता रहे शेयर भी करते रहिएगा। धन्यवाद।